दोस्तों कल्पना कीजिए एक ऐसा दृश्य कि जो पहले कभी नहीं हुआ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के लोगों को संबोधित कर रहे हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए वो एक भारतीय अधिकारी का नाम लेते हैं। नाम है ज्ञानेश कुमार। वही ज्ञानेश कुमार जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, वही ज्ञानेश कुमार जिन पर देश में लगातार निष्पक्षता के सवाल उठ रहे हैं, वही ज्ञानेश कुमार जिनसे मिलने का समय पाने के लिए कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को घंटों धरने पर बैठना पड़ रहा था, वही ज्ञानेश कुमार जिनके सरकारी दौरे का खर्च बताने से चुनाव आयोग ने आरटीआई में इनकार कर दिया था। और अब यही ज्ञानेश कुमार अमेरिकी संसद तक चर्चा में है। ट्रंप ने खुद उनका नाम लिया है, उनकी बातों का हवाला दिया है और उसी हवाले से एक बहुत बड़ा कानून पास कराने की मांग की है। ये अपने आप में एक बहुत अद्भुत घटना है, क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत के किसी चुनाव आयुक्त का नाम लिया हो। और अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप को अचानक ज्ञानेश कुमार में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई? क्या वो सच में उनकी तारीफ कर रहे हैं या फिर उनके कंधे पर बंदूक रख करके अपने ही देश में एक बड़ा कानून पास कराने की कोशिश कर रहे हैं? पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसमें कई ऐसी परतें हैं जो अलग अलग करके देखनी जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं इस पूरे प्रकरण की शुरुआत की। ज्ञानेश कुमार कुछ समय पहले अमेरिका के आधिकारिक दौरे पर गए थे। ये कोई साधारण दौरा नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव आयुक्तों के बीच जो बातचीत होती है, अनुभवों का आदान प्रदान जो होता है, नए तरीकों पर चर्चा होती है, उसी क्रम में वो अमेरिका पहुंचे थे और वहां जाकर के उन्होंने अमेरिकी प्रशासन से एक बहुत दिलचस्प सवाल पूछा। सवाल ये था कि आप लोग बिना वैध फोटो पहचान पत्र के चुनाव कैसे करा लेते हैं? बात सुनने में तो सामान्य लगती है, लेकिन इसका राजनीतिक असर बहुत बड़ा है। भारत में हर मतदाता के पास एक वैध फोटो पहचान पत्र होना जरूरी है। वोटर आईडी कार्ड, आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इनमें से कुछ न कुछ हर व्यक्ति के पास होता है। लेकिन अमेरिका में हालात अलग हैं। वहाँ पूरे देश में एक जैसी वोटर आईडी की कोई व्यवस्था नहीं है। सिर्फ इतना ज़रूरी है कि वोट डालने वाला अमेरिकी नागरिक हो, बस। नागरिकता का प्रमाण पत्र देना अभी अनिवार्य नहीं है। ये अमेरिका की अपनी परंपरा रही है, इसीलिए वहाँ कई राज्यों में अलग अलग नियम चलते हैं। कहीं ड्राइविंग लाइसेंस से काम चल जाता है, कहीं यूनिटी बिल से, कहीं सिर्फ पते के सबूत से। अब जब ज्ञानेश कुमार ने ये सवाल पूछा तो अमेरिकी प्रशासन ने ये बात तुरंत ट्रंप तक पहुँचा दी और ट्रंप ने इसे लपक लिया, क्योंकि ट्रंप बहुत समय से चाहते हैं कि अमेरिका में सेव अमेरिका एक्ट पास हो। ये कानून क्या है थोड़ा समझते हैं। सेव अमेरिका एक्ट का पूरा नाम है सेफ गार्ड अमेरिकन वोटर एलिजिबिलिटी एक्ट। इस कानून के तहत वोट डालने के लिए हर व्यक्ति को अपनी अमेरिकी नागरिकता का प्रमाण पत्र देना होगा। इसका कहना है कि इससे मतदाताओं के साथ जो धोखाधड़ी होती है वो रुक जाएगी। लेकिन विपक्ष यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी इसका विरोध कर रही है। उनका तर्क है कि इस कानून से लाखों वोटर वंचित हो जाएंगे, क्योंकि अमेरिका में लाखों लोग ऐसे हैं जिनके पास अपनी नागरिकता का औपचारिक प्रमाण पत्र नहीं है। खासकर गरीब समुदाय, अल्पसंख्यक समुदाय, प्रवासी वर्ग, जब इनके पास कागज नहीं होंगे तो ये वोट नहीं डाल पाएंगे। और यही डेमोक्रेट की सबसे बड़ी चिंता है, क्योंकि आमतौर पर ये सारे वर्ग डेमोक्रेट्स को ही वोट देते हैं। ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन इस कानून को पास कराना चाहती है क्योंकि इससे उन्हें फ़ायदा होगा, लेकिन अमेरिकी सीनेट में उनके पास इतनी संख्या नहीं है कि वो कानून पास करा सकें, और यही उनकी सबसे बड़ी दिक्कत है। अब ट्रंप को एक बहाना चाहिए था, एक ऐसा उदाहरण चाहिए था जिसे दिखा करके वो अपनी बात को मजबूती से रख सकें, और अचानक ज्ञानेश कुमार का सवाल उनके सामने आ गया। Finally, we will pass the Save America Act to defend our sacred American elections. एक तरह से ये उनके लिए तोहफे जैसा है। उन्होंने तुरंत अपने भाषण में इसका इस्तेमाल किया और कहा कि देखो, दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र भारत में हर वोटर के पास वैध फोटो पहचान पत्र होता है। पिछले चुनाव में 64.6 करोड़ मतदाता थे और सबके पास आईडी थी। तो हम अमेरिका में क्यों नहीं, हमें भी सेव अमेरिका एक्ट पास कराना चाहिए। यही उनका मुख्य तर्क बन गया और ज्ञानेश कुमार का नाम अंतर्राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गया। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ है। ट्रंप ने भारत की जो तस्वीर पेश की है वो पूरी सच्चाई नहीं है। हाँ, ये सही है कि भारत में वोटर आईडी की व्यवस्था है। हाँ, ये भी सही है कि यहाँ वोट डालते समय पहचान पत्र दिखाना होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ चुनाव पूरी तरह पारदर्शी है। यहाँ भी सवाल है, यहाँ भी वोटर लिस्ट में गड़बड़ियाँ हैं, यहाँ भी लाखों नाम गायब कर दिए जाते हैं। एसआईआर के नाम पर बड़े पैमाने पर नाम काटे जा रहे हैं, जिंदा लोगों को मरा हुआ दिखाया जा रहा है। ईवीएम की अविश्वसनीयता पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में बार काउंसिल के चुनाव जब बैलेट पेपर से हुए तो बीजेपी की करारी हार हुई। यानी सब कुछ इतना सुंदर नहीं है जितना ट्रंप ने बताया है, और ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका जाकर के ये सारी बातें छुपा ली। उन्होंने सिर्फ
अच्छी बातें बताई, बुरी बातें छिपा दी। यही उनकी सबसे बड़ी चालाकी है। एक अधिकारी जो अपने देश में ही निष्पक्षता के सवालों से घिरा हो, वो विदेश जाकर के अपने देश की तारीफ करता ही अपने आप में एक विरोधाभास है। कहते हैं ना कि जब घर के अंदर सुधार नहीं हो पाता तो बाहर जाकर के अपनी छवि बनाने की कोशिश की जाती है। यहाँ भी शायद यही हो रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में ट्रंप का असली मकसद क्या है, ये समझना ज़रूरी है। ट्रंप को भारत की चुनावी प्रणाली से कोई प्यार नहीं है। ट्रंप को ज्ञानेश कुमार से भी कोई प्यार नहीं है। ट्रंप को अपने देश में अपना कानून पास कराना है और उस कानून को पास कराने के लिए उन्हें एक हथियार चाहिए। भारत का उदाहरण उनके लिए एक ऐसा हथियार बन गया है जिससे वो अपनी बात को मजबूती से रख सकें। इसीलिए वो ज्ञानेश कुमार के कंधे पर बंदूक रख करके चला रहे हैं। असली निशाना डेमोक्रेटिक पार्टी है। असली मकसद अपना सेव अमेरिका एक्ट है और भारत सिर्फ एक बहाना है। यही इस पूरे प्रकरण की सबसे बड़ी सच्चाई है। अब आते हैं एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू पर। ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका जाकर के वहाँ की व्यवस्था पर सवाल तो उठाया, लेकिन अपने देश के असली मुद्दों पर एक शब्द नहीं बोला। उन्होंने ये नहीं बताया कि अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, वहाँ ईवीएम नहीं है। उन्होंने ये नहीं बताया कि पूरी विकसित दुनिया ने ईवीएम को छोड़ दिया है और बैलेट पेपर की तरफ लौट रहे हैं। जर्मनी ने बंद कर दिया, आयरलैंड ने बंद कर दिया, नीदरलैंड ने बंद कर दिया, इटली ने बंद कर दिया, लेकिन हमारे देश में अभी भी ईवीएम से चुनाव हो रहा है और इस पर सवाल पूछने वाले को गद्दार बताया जाता है। ज्ञानेश कुमार को अमेरिका जाकर के ये पूछना चाहिए था कि आप लोग बैलेट पेपर से चुनाव कैसे कराते हैं, हमें भी सिखाइए, लेकिन नहीं, उन्होंने उल्टा सवाल पूछ लिया और यही उनकी असली मंशा दिखाता है। वो सिर्फ वही सवाल पूछते हैं जो सत्ता पक्ष के हित में हो, जो विपक्ष के हित में हो। उन सवालों पर वो चुप्पी साध लेते हैं। यही उनकी सबसे बड़ी आलोचना है। एक अधिकारी जिसे संवैधानिक रूप से निष्पक्ष होना चाहिए, वो एक पक्ष का समर्थन करता हुआ दिखाई देता है और यही आम आदमी को नाराज कर रहा है। ज्ञानेश कुमार ने यह भी नहीं बताया कि उनके अपने देश का विपक्ष उन पर विश्वास नहीं करता। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को उनसे मिलने के लिए घंटों धरने पर बैठना पड़ता है, फिर भी उन्होंने समय नहीं दिया। सोचिए अगर वो सच में निष्पक्ष होते तो कांग्रेस से क्यों नहीं मिलते? एक बैठक करने में क्या नुकसान था? ज्ञापन ले लेते, शिकायतें सुन लेते, फिर जो सही लगता वो करते, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। इससे साफ है कि उनके अंदर एक तरह का पक्षपात है और यही पक्षपात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिख रहा है। जब अमेरिका जाकर के वो सिर्फ अच्छी बातें बताते हैं, बुरी नहीं, तो ये एक तरह का पक्षपात ही है। इस पूरे प्रकरण पर कांग्रेस की तरफ से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने एक बहुत मज़ेदार टिप्पणी की है। हम तो कह रहे हैं ले जाओ, कल ले जाते हो, आज ले जाओ, अगली फ्लाइट से हम ईवीएम भी भिजवा देंगे, वहां एसआईआर भी कराओ, टू सर्व विथ लव, एसआईआर कराओ, फिर डोनाल्ड ट्रम्प लाइन में लगे रहेंगे अपने कागज लेके, मेरे पिताजी यहां के थे, मेरे माताजी वहां की थी, पिछला वोट वहां दिया था। ले जाए, हम तो चाहते हैं ले जाए। संदेश साफ है कि अगर ज्ञानेश कुमार की व्यवस्था इतनी ही अच्छी है, अगर उनका तरीका इतना ही परफेक्ट है, तो अमेरिका को भी वही व्यवस्था अपनानी चाहिए। ईवीएम भी वहाँ लगा दो, एसआईआर भी वहाँ कर दो और देखो कि जनता क्या करती है। जनता वहाँ भी वही सवाल पूछेगी जो यहाँ पूछ रही है। यही इस टिप्पणी का असली मतलब है और यही सच्चाई है। अगर आप विदेश जाकर के अपने देश की तारीफ करना चाहते हैं तो पहले अपने देश में सुधार करके दिखाइए, पहले अपने विपक्ष को संतुष्ट करके दिखाइए, पहले अपनी वोटर लिस्ट को पारदर्शी बनाइए, तब आप विदेश में बात करें तो लोग भी सुनेंगे। लेकिन अभी की स्थिति ये है कि आप घर में सवालों के घेरे में हैं और बाहर जाकर के सलाह दे रहे हैं। ये कैसा तरीका है? अब बात करते हैं इस पूरे मामले के व्यापक असर की। जब ट्रंप ने ज्ञानेश कुमार का नाम लिया तो सत्ता पक्ष के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें लगा कि देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति भी हमारे चुनाव आयोग की तारीफ कर रहे हैं। मोदी जी के दोस्त ट्रंप ने खुद कहा कि हमारा सिस्टम अच्छा है, यानी विपक्ष जो आरोप लगाता है वो सब झूठ है। लेकिन ये सोच बहुत सतही है। ट्रंप ने भारत की तारीफ अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए की है, हमारे लिए नहीं की है। और अगर कल कुछ ऐसा हो जाए जिससे ट्रंप का फ़ायदा भारत की आलोचना में दिखे तो वो उतनी ही तेज़ी से आलोचना भी करेंगे। ट्रंप का व्यवहार पूरी दुनिया देख चुकी है। एक दिन वो पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, दूसरे दिन उसी पाकिस्तान पर टैरिफ लगाते हैं। एक दिन कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान युद्ध रोका, दूसरे दिन कहते हैं कि भारत को धमकाते हैं। यही ट्रंप का व्यक्तित्व है। तो उनकी तारीफ को गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये समझने की ज़रूरत है कि उन्होंने भारत का नाम अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया है और भारत के चुनाव आयोग ने बिना सोचे समझे उन्हें ये मौका दे दिया है। एक और बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, जब ज्ञानेश कुमार अमेरिका गए तो उनके दौरे का खर्च किसने उठाया? ये पैसा जनता का है, टैक्स पेयर्स की जेब से गया है। और उसी दौरे पर उन्होंने ऐसा सवाल पूछ लिया जिससे विदेशी राजनीति का हिस्सा बन गए।
भारत के करदाता के पैसे से भारत के चुनाव आयुक्त विदेश जाते हैं और वहां जाकर के विदेशी राजनीति में ऐसा कदम उठाते हैं जिसका फ़ायदा एक विदेशी पार्टी को हो। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जब पूर्व सांसद साकेत गोखले ने आरटीआई में उनके दौरे का खर्च मांगा था, तब चुनाव आयोग ने कहा कि ये तो व्यक्तिगत जानकारी है। अब समझ आता है कि क्यों छुपाया जा रहा है। शायद इसलिए क्योंकि इन दौरे की असली प्रकृति सामने आ जाती तो सवाल और भी उठते कि क्यों जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, क्या बात कर रहे हो और उसका देश पर क्या असर पड़ेगा। ये सारे सवाल आम आदमी के मन में उठते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलते हैं। एक और महत्वपूर्ण पहलू है, ट्रंप ने भारत का उदाहरण देकर के सेव अमेरिका एक्ट को पास कराने की मांग तो कर दी, लेकिन उन्होंने भारत की पूरी तस्वीर नहीं दिखाई। उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड नहीं है, वो लोग वंचित रहे। उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में एसआईआर के नाम पर लाखों नाम काटे जा रहे हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि भारत में विपक्ष लगातार चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा रहा है। यानी भारत का जो चमकदार पहलू है वो दिखाया और जो कमज़ोर पहलू है वो छुपाया। और यही राजनीति का सामान्य तरीका है। हर नेता वही बात दिखाता है जो उसके फ़ायदे में हो, बाकी सब कुछ छुपा लेता है। लेकिन जब एक निष्पक्ष चुनाव आयुक्त की भूमिका इसमें आ जाए तो सवाल उठते हैं। क्यों ज्ञानेश कुमार ने ट्रंप को पूरी तस्वीर नहीं दी? क्यों उन्होंने विपक्ष के आरोपों का जिक्र नहीं किया? क्यों उन्होंने बैलेट पेपर की मांग की बात नहीं की? इन सब सवालों का जवाब भी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन जनता के मन में ये सवाल ज़रूर बनेंगे। इस पूरी घटना का एक असर भारतीय राजनीति पर भी पड़ेगा। जब बीजेपी के समर्थक इस बात को लेकर के खुश हो रहे हैं कि अमेरिका ने तारीफ की है, तब विपक्ष के पास एक और मौका आ गया है सवाल पूछने का कि अगर सब कुछ इतना अच्छा है तो देश के अंदर सुधार क्यों नहीं होते? अगर वैध फोटो आईडी वाली व्यवस्था इतनी अच्छी है तो लाखों नाम क्यों काटे जा रहे हैं? अगर चुनाव आयोग इतना निष्पक्ष है तो विपक्ष से मिलने का समय क्यों नहीं मिलता है? ये सारे सवाल अब और तेज होंगे और इनका जवाब देना सत्ता पक्ष के लिए मुश्किल होगा। एक और बात है जो कहनी ज़रूरी है, जब कोई अधिकारी विदेश जाता है और वहाँ की व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो वो अपने देश की तरफ से बोलता है, यानी उसके शब्द उसके देश की स्थिति दिखाते हैं। और अगर वो झूठ बोले, अधूरी बात कहे या पक्षपात करे तो ये पूरे देश की छवि से जुड़ जाता है। ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका जाकर जो किया है उसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगा, पूरे देश की छवि पर पड़ेगा और ये अच्छा या बुरा ये समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहली बार भारत के चुनाव आयोग का इस तरह से जिक्र हुआ और वो जिक्र भी विवादित परिस्थितियों में। ये कोई गर्व की बात नहीं है, ये चिंता की बात है, क्योंकि जब आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन जाते हैं तो आपकी स्वतंत्रता पर सवाल उठते हैं और चुनाव आयोग को हर हाल में स्वतंत्र दिखाई देना चाहिए, सिर्फ भारत में नहीं दुनिया में भी। अब बात करते हैं भविष्य की। इस पूरी घटना का असर आने वाले चुनाव पर पड़ेगा। यूपी और उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और वहां पहले से ही एसआईआर के नाम पर विवाद चल रहे हैं। कांग्रेस लगातार शिकायतें कर रही है लेकिन चुनाव आयोग सुनने को तैयार नहीं है। तो जब चुनाव होंगे और अगर बीजेपी जीत गई तो विपक्ष कहेगा कि ये तो पहले से तय था, और अगर हार गई तो सत्ता पक्ष कहेगा कि आयोग निष्पक्ष रहा। यही राजनीति की खासियत है। नतीजा जो भी आए, दोनों पक्ष अपनी सुविधा के हिसाब से उनका मतलब निकालते हैं। लेकिन आम आदमी को क्या मिलेगा? आम आदमी को चाहिए ईमानदार चुनाव, पारदर्शी प्रक्रिया, निष्पक्ष निर्णय, और आज ये तीनों बातें एक साथ नहीं मिल रही है। यही सबसे बड़ा दुख है। और एक और महत्वपूर्ण सवाल है, क्या ज्ञानेश कुमार के पास कोई विजन है भारतीय चुनाव प्रणाली को सुधारने का, या फिर वो सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मंचों से भाषण देने के लिए हैं? अगर सच में विजन है तो सबसे पहले उन्हें अपने देश की समस्या हल करनी चाहिए। बैलेट पेपर की बहस पर स्पष्ट रुख अपनाना चाहिए, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की जांच करानी चाहिए, विपक्ष से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन इनमें से कुछ भी हो नहीं रहा है। बस विदेश यात्रा हो रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भाषण हो रहे हैं और अब ट्रंप ने भी उनका नाम ले लिया है। यही सब मिल करके एक ऐसी छवि बना रहे जो लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। एक बात और है जो लोगों को याद रखनी चाहिए, भारत का चुनाव आयोग टीएन शेषन जैसे मुख्य चुनाव आयुक्तों के लिए जाना जाता रहा है। उनका नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि उन्होंने चुनाव आयोग की स्वतंत्रता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, सत्ता के आगे नहीं झुके, विपक्ष के दबाव में नहीं आए, सिर्फ संविधान की मर्यादा को ऊपर रखा। आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। लेकिन आज के मुख्य चुनाव आयुक्त की स्थिति क्या है? आज कोई उनकी तारीफ नहीं करता बल्कि आलोचना करता है। आज उनका नाम विवादों में लिया जाता है, प्रशंसा में नहीं लिया जाता। ये पद की गरिमा में कमी है और ये सिर्फ ज्ञानेश कुमार की जिम्मेदारी नहीं है, यह पूरी व्यवस्था की जिम्मेदारी है, जिस व्यवस्था ने इस पद पर बैठने वालों को अपने पास बुला लिया है।
वो व्यवस्था ही जिम्मेदार है और उस व्यवस्था को बदलने की ज़रूरत है। इस पूरे प्रकरण से एक बहुत बड़ा सबक मिलता है, लोकतंत्र में जब तक स्वतंत्र संस्थाएं मजबूत नहीं होंगी तब तक कोई भी सरकार सच में लोकतांत्रिक नहीं कहलाएगी। संस्थाएं ही सत्ता पर लगाम रखती है, संस्थाएं ही जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। जब संस्थाएं कमज़ोर हो जाती हैं तो सत्ता निरंकुश हो जाती है और निरंकुश सत्ता किसी भी लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसीलिए भारत के हर नागरिक को सोचना होगा कि हमारा चुनाव आयोग किस दिशा में जा रहा है, हम इसे कहाँ छोड़ेंगे अपने बच्चों के लिए, कमज़ोर संस्था विरासत में देंगे या मजबूत। ये फैसला हमारे साथ में है, लेकिन इसके लिए हमें अभी से जागरूक होना चाहिए। सिर्फ बयान देने से नहीं होगा, आंदोलन करने पड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, हर मंच पर आवाज़ उठानी पड़ेगी। यही असली नागरिक धर्म है। एक अंतिम बात कहनी है, ट्रंप और ज्ञानेश कुमार का ये पूरा प्रकरण एक बहुत ही अजीब मिसाल छोड़ जाएगा। एक ऐसी मिसाल जिसमें एक विदेशी नेता ने अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए भारत का उदाहरण दिया और भारत के चुनाव आयुक्त ने इसे रोकने के बजाय इसे बढ़ा दिया। ये सामान्य कूटनीति नहीं है, ये कुछ और है और आने वाले सालों में इस पर बहुत बहस होगी। शायद कोई शोधकर्ता एक दिन इस पर किताब लिखेगा, शायद कोई राजनीतिक विश्लेषक इस पर विशेष अध्ययन करेगा, लेकिन तब तक हम लोग यही देखते रहेंगे कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत का इस्तेमाल हो रहा है और कैसे हमारे अपने अधिकारी इसे रोकने के बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। यही आज की सबसे बड़ी विडंबना है और इसे बदलने के लिए हमें ही आगे आना पड़ेगा। कोई आकर के हमारे लिए नहीं लड़ेगा, अपनी लड़ाई हमें खुद लड़नी होगी। यही असली आज़ादी का मतलब है और यही असली लोकतंत्र की मांग है। आप क्या सोचते हैं, क्या ज्ञानेश कुमार ने अमेरिका जाकर सही किया? क्या ट्रंप उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं? और क्या भारत के चुनाव आयोग को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पूरी सच्चाई रखनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथ इस खबर में बस इतना ही। देखते रहिए बुद्धा इंस्पायर्ड। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।